हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके चैनल द आउटलुक क्लासेस में। और मैं हूं नीरज। देखिए, हम लोग इस समय यूपीपी का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना, तो आज उसका दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आप लोग करिए और उसके बाद हम लोग कुछ बातें करेंगे अपने क्लास के एंड में। ठीक है ना, अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में। तो आज मेरे पास वैसे टाइम बहुत ही कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, न्यूनतम आयु लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या है? 25, 30, 35 और 40। तो देखिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर है 25। जो 30 होता है वो राज्यसभा का मेंबर बनने का आयु होता है, राज्यसभा का। लेकिन अगर आपसे पूछे 35 किसका है, तो ये होता है राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। ठीक है, यानी कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को यदि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना है तो मिनिमम जो उम्र है 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा, अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होना चाहिए। और 35 वर्ष जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए है। ये संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में वस्तु और सेवा कर को लागू किया? किस संविधान संशोधन के माध्यम से? ऑप्शन है 101, 102, 103, 104। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो 101 है। 101 संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 279 ए जोड़ करके जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया था। ठीक है, जीएसटी काउंसिल को। 102 जो संशोधन है वो क्या है? जो एनसीबीसी है। एनसीबीसी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कमीशन, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, अगला है जो 103 है। 103 के माध्यम से क्या किया गया था? जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो 10% का रिजर्वेशन प्रदान किया गया था, वो 103 संविधान संशोधन के माध्यम से था। और जो 104 था, इसमें क्या किया गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं उनको लोकसभा एवं विधानसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है उनका, उसको 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, SC ST जो कम्युनिटी है, तो उनके जो लोकसभा और जो राज्यसभा है, सॉरी राज्यसभा नहीं, विधानसभा में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जो एंग्लो इंडियन है उनको जो नियुक्त करने का, मनोनीत करने का प्रावधान था, उसको खत्म कर दिया गया। तो आप ये 4 याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। 101 में 101 जीएसटी, 102 जो है वो एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 103 ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से संबंधित है। और 104 जो है वो लोकसभा और विधानसभा में SC ST जो समुदाय हैं उनको, उनके रिजर्वेशन को 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया पर चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद, देखिए, महाभियोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट यानी कि देखिए, हमारे संविधान में राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है ना, उसको महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग का जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। ठीक है, 63 जो है वही क्या बोलता है? वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है? 63 में है। ये आप लोग ध्यान में, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है? संवैधानिक अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की जो बात की गई है वो किस अनुच्छेद में की गई है? ये देखिए, अनुच्छेद 32 में की गई है। और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। और क्यों कहा था उसके पीछे बताता हूं मैं आपको एक रीजन। संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। देखिए, फंडामेंटल राइट क्या है? जो फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं 12 से और खत्म होता है 35 में। देखिए, फंडामेंटल राइट में जो है प्रावधान, तो जितने भी अधिकार दिए गए फंडामेंटल राइट के तहत, वो तभी तक वो मतलब कारगर साबित होंगे जब उनको एक आर्टिकल ऐसा हो जिसमें आप उसको लागू करवा सकें। यदि वो आर्टिकल उल्लंघित हो रहा है तो आप कैसे लागू करवाएंगे? तो संविधान का जो आर्टिकल 32 है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई, ये एक ऐसा आर्टिकल है कि यदि आपका कोई भी
फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो इस आर्टिकल के दम पे आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। अब चूंकि फंडामेंटल राइट को लागू करने वाला अधिकार भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, इसीलिए बी आर अम्बेडकर जी ने उसे संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। आर्टिकल जो 14 है वो आपके राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है, राइट टू इक्वालिटी। और आर्टिकल जो 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी उपाधियों का जो उपाधि दी जाती थी पहले स्वतंत्रता के पहले, तो उन उपाधियों को खत्म कर दिया गया, उपाधियों का उन्मूलन। जैसे किसी को महाराजा की उपाधि दे दी गई, किसी को रानी की उपाधि दी गई, तो वो सब खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। अगला सवाल है, गांधी जी ने 1920 में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और चंपारण मूवमेंट। देखिए, चंपारण जो आंदोलन था वो 1917 में प्रारंभ किया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। और असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में 1 अगस्त 1920 को किया गया था। तो इसका जो एक क्रोनोलॉजी है वो भी आप याद रखिएगा कि पहले चंपारण हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य हुए बातचीत का वर्णन मिलता है? मृच्छकटिकम, इंडिका, मिलिंद पन्हो और राज्य तरंगिणी। देखिए, मिलिंद पन्हो जो है, मिलिंद का मतलब होता है, देखिए जो मिनांडर है ना, तो मिनांडर और मिलिंद पन्हो का मतलब होता है कि मिलिंद के प्रश्न, और यहाँ मिलिंद मिनांडर है, ठीक है ना, इसीलिए ये मिलिंद पन्हो है। जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम का जो लेखन का कार्य किया था वो था शूद्रक, ठीक है ना। मृच्छकटिकम का मतलब होता है, मृच्छ मतलब मिट्टी, कटिकम मतलब खिलौना, यानी कि हो गया मिट्टी का खिलौना, तो उसका जो है ये शूद्रक ने लेखक है। इंडिका का कल मैंने आपको बताया था मेगास्थनीज है, ठीक है, इंडिका का हो गया मेगास्थनीज। और जो राज तरंगिणी है ये है कल्हड़। ये राज तरंगिणी वो पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस वर्ष फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी? देखिए, फिनिक्स आश्रम की एक विशेषता यह है कि जो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह है, तो सत्याग्रह का जो मेन वो है कि सत्याग्रह का उत्थान कहां से हुआ है, तो फिनिक्स आश्रम से हुआ है, ठीक है ना। सत्याग्रह का जन्म स्थान बोला जाता है फिनिक्स आश्रम को। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। और कब किया गया था? 1904 में किया गया था, 1904 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था, अगर कभी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद रानडे जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। ये तो यूपी के प्रथम सीएम भी हैं, फर्स्ट सीएम है, ठीक है। काका कालेलकर जो थे वो इसका सही आंसर है। प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेलकर ने की थी, और जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था उसकी अध्यक्षता की थी बीपी मंडल ने। बीपी मंडल ने सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका बीपी मंडल ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम और टी पेंथेलर। तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही वो पहला पुरातत्वविद था जिसने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। जो विलियम जोन्स है इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा, 1784 में विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है? नागरहोल टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और रणथंभौर। देखिए, इसका सही आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये है कहां? ये है आंध्र प्रदेश में। नाम ध्यान रखिए, नागरहोल जो टाइगर रिजर्व है वो आपके कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है, और रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये है राजस्थान में, ठीक है। इनको याद जरूर रखिएगा, पेपर में कुछ भी इनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे चुन के सवाल बनाए। अरब सागर में स्थित मुंबई हाई जो क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो मैग्नीज, कोयला, तेल क्षेत्र और स्वर्ण। तो इसका सही आंसर है तेल क्षेत्र, यानी कि
जो मुंबई हाई क्षेत्र है वो ऑयल के लिए जाना जाता है। अगला है भारतीय संविधान में की किस अनुसूची में राज्य तथा संघीय क्षेत्र के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अगर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो संविधान के किस अनुसूची में, देखिए हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी जो बाद में बढ़ करके 12 हो गई थी, ठीक है। और जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का बात कर रहा है वो है 4थी अनुसूची, ये ध्यान में रखिएगा, 4थी अनुसूची है। नेक्स्ट है अंबुबाची महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। अंबुबाची जो महोत्सव है मेघालय, असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो अंबुबाची महोत्सव वो असम में मनाया जाता है। देखिए असम में एक प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या, ठीक है। तो कामाख्या मंदिर में ही अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले को किसको, अंबुबाची मेले को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, पूर्व का महाकुंभ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संगीतज्ञ तानसेन का संबंध किस हिंदुस्तानी संगीत से था। ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी और धमार। तो इसका सही आंसर है बच्चों ध्रुपद शैली। जो ठुमरी है ना, कल मैंने आपको बताया था गिरिजा देवी है उसका, गिरिजा देवी, इनका जन्म बनारस में हुआ था, ये ठुमरी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़। देखिए ये जितनी भाषाएं हैं पूरी ये भाषाएं ऐसी हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन सर्वप्रथम 2004 में तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और तेलंगाना। तो मोढेरा का जो सूर्य देव मंदिर है वो आपके गुजरात में स्थित है। एक मातंड सूर्य देव मंदिर और है, वो कहाँ है। अगर मातंड सूर्य देव मंदिर पूछे तो ध्यान रखिएगा वो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और एक अरसवल्ली है, अरसवल्ली वो कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। देखिए उत्तर प्रदेश का आप मैप जब देखेंगे ध्यान में तो देखिए बलिया जो है वो पूर्वी है, शामली जो है वो पश्चिमी हो जाएगा, सहारनपुर आपके हो जाएगा उत्तर का, सोनभद्र हो जाएगा दक्षिण का, ठीक है। इसको मैंने इसी क्रम से इसीलिए बनाया था ताकि आप लोगों को ये आइडिया रहे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कल्की महोत्सव, देखिए ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि हाल ही में संभल डिस्ट्रिक्ट में कल्की मंदिर का निर्माण किया गया और कल्की महोत्सव जो है वो संभल में मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन मेरठ में किया जाता है। नौचंदी मेला, बटेश्वर मेला, कालिंजर और ददरी मेला। तो नौचंदी मेला जो है वो आपके मेरठ में किया जाता है। बटेश्वर मेला जो है वो आगरा में होता है, बटेश्वर आगरा में होता है। कालिंजर मेला बांदा डिस्ट्रिक्ट में होता है जहां कालिंजर का किला भी है। और ददरी मेला आपके बलिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जौनपुर में प्रचलित है। सैरा नृत्य और राई नृत्य, ये दोनों नृत्य बुंदेलखंड में है। कहां पे है, बुंदेलखंड में। और चरकुला नृत्य आपके ब्रज क्षेत्र में होता है और चौरसिया नृत्य ये होता है जौनपुर में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है समान पक्षी विहार जो कि उत्तर प्रदेश का एक रामसर स्थल है वो किस जिले में स्थित है। संत कबीर, आगरा, मैनपुरी और उन्नाव। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनपुरी। देखिए समान में जो ये मान शब्द है ना, यहां से आपको ये मैनपुरी याद में रखना है, मैनपुरी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दीवान ए आरिज, कल मैंने आपको कुछ और विभाग बताए थे, आज एक ये ध्यान है, दीवान ए आरिज को गयासुद्दीन बलबन ने स्थापित किया था, ठीक है। तो बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोग कल मिलेंगे और हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट जो तीसरा क्लास है वो उसके लिए हम लोग कल पुनः मिलेंगे। और कल मैं कोशिश करूंगा, आज थोड़े क्वेश्चन कम थे लेकिन कल मैं कोशिश करूंगा कि आज वाली जो कमी है वो मैं कल वाले क्लास में उसको पूरा कर दूं, ठीक है। और हम लोग बहुत जल्दी ही CGL और MTS का प्रैक्टिस सेट भी लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी बच्चे CGL MTS की तैयारी करते हैं वो लोग हम लोगों का क्लास जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।